तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का सदन में स्वागत है। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। फटाफट ढूंढना शुरू की क्लास में अपना ऑडियो वीडियो पर चेक कर ले, सब बढ़िया चल रहा है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। धीरज कुमार जी क्लास जुड़ चुके हैं। नमस्कार धीरज जी, गुड आफ्टरनून। विकास कुमार जी बढ़िया सब। शालिनी यादव जी नमस्कार। तो आज के सदन में हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया था, आज दूसरी क्लास है। कल हम लोगों ने फूड जो होते हैं, भोजन कहाँ से आता है और भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात किया था। कुछ चीज़ें वहाँ पर रह गई थी, उसको हम लोग आज कवर करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। जैसे कि आपका एनसीईआरटी साइंस है, एनसीईआरटी साइंस है, और टॉपिक का नाम यहाँ पर जो हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किए थे, करने के लिए प्लान किया था। तो आज हमारा जो रह गया था इसमें भोजन के घटक, ये वाला टॉपिक हम लोगों का रह गया था। और दूसरा टॉपिक जो हमारा रह गया था वो ये था कि पौधों के जो पौधे होते हैं उनके संरक्षण के लिए जो है वो क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पर कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, खाद्य संसाधनों, खाद्य संसाधन में क्या करना, इंप्रूवमेंट करना, बेहतर करने का प्रयास करना, इंप्रूवमेंट, ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों ने भोजन के घटक के बारे में चीजों को पढ़ लिया था। इसमें दो तीन चीजें रह गई थी। एक, पहचान कैसे करते हैं, यानी कि अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है, उसका हम टेस्ट कैसे करेंगे। दूसरा, खाद्य सुरक्षा और भोजन की उपलब्धता के लिए ह्यूमन या वर्ल्ड या ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है और मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या समानता है। भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितना है, भारत में कुपोषण की चीजें कहां कहां पर हैं, इन चीजों को हम लोगों को पढ़ने का काम करना है। तो पहले हम लोग यहां पर देखेंगे भोजन में पोषक तत्वों की पहचान का जो परीक्षण है, इसको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का परीक्षण। किस प्रकार से हम टेस्ट करते हैं कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है, हमारे खाने में वसा है, या हमारे खाने में क्या है, प्रोटीन है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो बड़ा सिंपल सा है। कार्बोहाइड्रेट में हम पहचान किसकी करते हैं, स्टार्च की पहचान करते हैं। वसा में हम लोग, पता है कि हम लोग यहां पर फैट की पहचान करते हैं, और प्रोटीन में हम लोग जो है प्रोटीन की ही पहचान करते हैं। इन तीनों को टेस्ट करने के पास क्या है, अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन परीक्षण। अगर आपसे पूछा जाए कि आयोडीन परीक्षण किसका करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में खाने का कुछ अंश रख देते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, भोजन का कुछ अंश रख दिया जाता है। इसमें क्या किया हम लोगों ने, मान लो आपने जो खा रहे हैं उसका कुछ अंश आपने क्या कर दिया, रख दिया। इसमें अगर हम क्या करते हैं, आयोडीन डालते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, आयोडीन डालते हैं। आयोडीन की अगर हम कुछ बूंदे डालते हैं, तो बूंदे डालने पर जो आपका खाना है, इसमें जो आपने फूड रखा है,
इस फूड का कलर अगर ब्लैक या ब्राउन हो गया है, ब्लैक या ब्राउन हो जाता है, इसका मतलब यह है कि आपके खाने में क्या है, स्टार्च है। तो आयोडीन की कुछ 10 बूंदें या डाल देंगे या 2-4 बूंदें डाल देंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके खाने में क्या है, स्टार्च है। जैसे इसका परीक्षण आप किसके कर सकते हैं, जैसे आपका क्या होता है, शकरकंदी होता है, स्वीट पोटैटो, आलू का परीक्षण कर सकते हैं, आलू में स्टार्च होता है, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, आपका तरबूज हो गया। इन सब का परीक्षण करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आयोडीन परीक्षण करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आयोडीन परीक्षण जो है मुख्य रूप से इसके लिए किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला होता है, हम लोग क्या करते हैं, वसा का टेस्ट करना सबसे आसान है। वसा का टेस्ट करना सबसे आसान है, इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल की हमको आवश्यकता नहीं करती होती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वसा के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक कागज लेते हैं, पेपर लेते हैं और खाने को उस पेपर पे रख देते हैं, फिर उसको दबाते हैं। जैसे आपने कभी गए होंगे खाने, भटूरे खाते हैं, छोले खाते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब अब भटूरा आपके पास आता है तो आप टिश्यू पेपर मांगते हैं और उस टिश्यू पेपर को क्या करते हैं, भटूरे पे रख करके दाब देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है भटूरे का वो आपके टिश्यू में लग जाता है, सोख लेता है। तो आपको अगर ये जांच करनी है कि उसमें फैट है, तेल है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उस तरह से जो है वो कागज में खाने को रख करके उसको आप दाब देंगे, रैप करके दाब देंगे। अगर उसमें तेल होगा तो आपका जो कागज होगा वो ट्रांसपेरेंट या कुछ सेमी ट्रांसपेरेंट रूप में हो जाएगा। तो क्या करते हैं, भोजन को कागज में रैप कर देना, भोजन को कागज में क्या करना, रैप करना। अगर कागज पे, यदि कागज पे तेल का दाग लगता है, इसका मतलब क्या है कि उस खाने में क्या है, वसा है। अगर कागज आपका ट्रांसपेरेंट होने लगे, इसका मतलब क्या है कि आपका भोजन जो है क्या है, उसमें फैट है। आपके खाने में प्रोटीन है, इसकी जांच कैसे करेंगे, तो इसके लिए 2 केमिकल का यूज किया जाता है। आपके खाने में प्रोटीन है, जैसे मान लीजिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हम भोजन रख देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसमें 2 केमिकल को मिलाते हैं। 2 केमिकल को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाते हैं और कास्टिक सोडा मिलाते हैं। कास्टिक सोडा के बूंद को ऐड करते हैं। इन दोनों के ड्रॉप को इसमें हम ऐड करते हैं, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट के विलयन को हम क्या करते हैं, इसे मिलाते हैं। मिलाने पर अगर भोजन का कलर पर्पल हो गया है, कैसा हो गया है, अगर भोजन का कलर कैसा हो गया है, पर्पल हो गया है, इसका मतलब आपके भोजन में प्रोटीन है। आपके भोजन में क्या है, प्रोटीन है। सॉरी, वायलेट कहेंगे इसको, वायलेट कलर अगर हो गया, अगर वायलेट कलर हो गया है, इसका मतलब आपके भोजन में क्या है, प्रोटीन है।
तो ये 3 टेस्ट आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन का जब परीक्षण करते हैं तो कौन सा रंग देता है। तो प्रोटीन हमेशा वायलेट कलर देगा, स्टार्च हमेशा ब्लैक या ब्राउन कलर देता आयोडीन के साथ, वायलेट कलर प्रोटीन देता है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के ड्रॉप के साथ। इस तरह से आपके भोजन में, अब इसमें आप प्रोटीन जैसे आपकी दाल हो गई, आपके पास सोयाबीन है या और भी चीजें हैं जिसमें आपकी प्रोटीन की काफी मात्रा होती है, उसकी आप जांच कर सकते हो। दाल हो गई, बीन्स हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, चीज हो गया, इन सब में प्रोटीन की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलयन का यूज करते हैं। इस तरह से हमारे भोजन में का जो मेन जो कंटेंट है वो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन होता है। इसी की जांच हम लोग इन 3 विधियों से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, लल्लन कुमार जी स्वागत है आपका। देवेंद्र जी, पुष्पा कुमारी जी स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास में। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं। अब हमारे सामने जो बिग प्रॉब्लम आती है वो ये है कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। भारत के पास जो फसल के लिए जो भूमि है उसमें भी वृद्धि हो रही है, ऐसा नहीं है। फसल के लिए जो भूमि है उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जो है वो उससे ज्यादा हो रही है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि क्या है, उससे ज्यादा हो रही है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या भारत की है, लगभग 140 करोड़ लोग जो है वो भारत में रह रहे हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को हमको क्या करना है, भोजन चाहिए होता है। तो सभी को निश्चित अमाउंट में जो भोजन की आवश्यकता होती है वो सभी लोगों को भारत में नहीं मिल पाती है। तो भारत में क्या है, 2 प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। एक भारत में क्या है, कुपोषण की समस्या है, यानी कि मैल न्यूट्रिशन है। मैल न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है। कुछ लोग ज्यादा खा लेते हैं, उनको भी हो जाता है मैल न्यूट्रिशन, और जिनको नहीं मिलता है उनको भी हो जाता है। और एक हो जाता है भूखमरी, हंगर कहते हैं इसको। तो भारत जो है वो दोनों से पीड़ित है, भूखमरी से भी पीड़ित है और हंगर आपका जो है किससे पीड़ित है, आपका इससे कुपोषण, दोनों से पीड़ित है। अगर देखा जाए, एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए, 2024 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, 2024 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 27.3 है। 27.3 स्कोर भारत ने किया है। 27 देशों में भारत का 105वां नंबर है। 127 देशों में भारत का क्या है, 105वां स्थान है, और ये गंभीर की श्रेणी में आ जाता है। तो भारत क्या है, गंभीर भूखमरी से क्या है, झेल रहा है। ये डेटा है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अनुसार 2024 में भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 27.3 है। 127 देशों में भारत का 105वां स्थान है। भूख का स्तर जो है गंभीर है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है
भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है वो लगभग 3 के आसपास है, 2.9% के आसपास है। ये एक बड़ी चैलेंजेस है। ये आपको डेटा याद रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर बात आती है कि अगर हम ये देखें, दोनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कुपोषण क्या होता है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं हंगर इंडेक्स क्या होता है। दोनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुपोषण की। कुपोषण का मतलब होता है मैल न्यूट्रिशन। इसका मतलब यह होता है व्यक्ति को जितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जब वो उससे ज्यादा या कम लेता है। जब कोई व्यक्ति, आकाश गुप्ता जी लिख रहे हैं सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स आप जिसे मैं आपको समझा रहा हूं, जो चीजें आपको लग रही हैं कि नोट करना है उसको आप नोट करते जाइए, वही नोट्स हो गया। नोट्स का मतलब होता है कि जो चीज आपने समझी है उसको अपनी भाषा में आप पॉइंट वाइज करके लिख लें, यह होता है नोट्स। नोट्स का मतलब यह नहीं है कि आपको लाइन टू लाइन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको आपको डिक्टेट कराया जाए। अब आजकल का जो समय है वो बड़ा बदल गया है। पहले के समय में क्या होता था कि नोट्स जो है वो लाइन टू लाइन चीजों को लिखवाई जाती थी। अब क्या है कि बहुत चीजें स्पीड में चल रही हैं। समय के बचत करने के लिए जो है आपको क्या करना है कि चीजों को समझिए और जो पॉइंट आपको लग रहा है कि आपकी कॉपी में लिखना है उसको आप तुरंत वहीं पे नोट कर लें। स्मार्ट स्टडी करने का काम करिए। और ये क्लास तो फ्री चैलेंज है, ओपन है आपके लिए। कहीं पर भी कभी भी कुछ भी आप पूछ सकते हो। तो अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है उसको आप फ्रिक्वेंटली पूछ ले, कोई ऐसा तो है नहीं। हम पहली क्लास में आपको बता दिए थे कि ये क्लास आपकी है, इसको आपको आगे लेके चलना है। जितना ज्यादा आप पूछेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा हम आपको बताएंगे, है ना। तो नोट्स का मतलब होता है कि जो चीज आप समझ रहे हो उसको अपनी भाषा में शॉर्ट में लिख लें, जिससे कि जब दोबारा आप को टॉपिक पढ़े एनसीईआरटी में तो आपको लगे कि हाँ इसको हम लोगों ने पढ़ा था। जो चीज एनसीईआरटी में लिखी है उसी को अगर हम लिखवा देंगे, हाँ जो हम बता रहे हैं, बिल्कुल पुष्पा जी ने सही कहा है, जो हम बता रहे हैं वही नोट कर लीजिए बस। और जो समझ ना आए दोबारा पूछ लो, उसको दोबारा नोट कर लो। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन की। कुपोषण क्या होता है? तो जब शरीर को पोषक तत्व उचित मात्रा में न मिले, उचित मात्रा में क्या हो, न मिले। उचित मात्रा का मतलब होता है कि ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो जब शरीर को पोषक तत्व उचित मात्रा में न मिले तो इंसान में क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। अब ये कुपोषण दो तरह के होते हैं। एक पोषण स्तर कम मिला है, उसको कहा जाता है अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण कहा जाता है। कुपोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प पोषण, तो जो गरीब लोग होते हैं, जो भुखमरी में होते हैं, वो अल्प पोषण होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन होते हैं। जिनको जितनी भोजन की रिक्वायरमेंट है उतनी उनको नहीं मिलती है, वो होते हैं अल्प पोषण। तो जिनके अंदर आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, इसमें क्या हो जाता है, आवश्यक पोषक तत्वों की, जब शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्प पोषण कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे किसी को क्या है, एनीमिया हो गया है, किसी को क्या हो गया है,
घेंघा हो गया है, किसी को क्या हो गया है, रिकेट्स हो गया है, क्या हो गया है, रिकेट्स हो गया है, किसी को क्या हो गया है, क्वासरकोर हो गया है, क्वासरकोर हो गया है, किसी बच्चे को क्या हो गया है, मेरेस्मस हो गया है, किसी को क्या हो गया है, ऑस्टियो मलेशिया हो गया है, ऑस्टियो मलेशिया हो गया है। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये सब जो हो रहे हैं ये क्या है, ये सब अल्प पोषण की वजह से हो रहे हैं। खून की कमी होना, घेंगा होना, रिकेट्स होना, क्वासरकोर होना। और एक होता है जब ओवर न्यूट्रिशन होता है, अति पोषण हो जाता है, जब आवश्यकता से अधिक आप खा लेते हैं, अति पोषण, इसको ओवर न्यूट्रिशन कहा जाता है। ओवर न्यूट्रिशन, अति पोषण। अत्यधिक वसा और कैलोरी के सेवन करने से, अत्यधिक वसा एवं कैलोरी का जब क्या करते हैं, कोई व्यक्ति सेवन करता है, ज्यादा मात्रा में वसा खा रहा है और आपका कैलोरी खा रहा है, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में मोटापा हो जाता है, इस केस में क्या हो जाता है, नपुंसकता हो जाती है, इस केस में क्या हो जाता है, हृदय संबंधी रोग हो जाता है, इस केस में क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज। इसका मतलब जो खाने पीने वाले लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनको ये रोग हो जाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनको क्या हो जाते हैं, गरीब लोगों को ये वाले रोग होते हैं। और अमीर वाले जो होते हैं, आजकल तो ऐसा नहीं कह सकते अमीर गरीब के बारे में, सबको हो रहा है, लेकिन पहले के जमाने में ये एक लक्षण था कि ये हो रहा है तो गरीब इंसान है, ये हो रहा है तो क्या है, आपका अमीर इंसान है। तो ये अल्प पोषण और ओवर न्यूट्रिशन दोनों को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, मैल न्यूट्रिशन कह देते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब आती है कुपोषण के कारण क्या है, मैल न्यूट्रिशन के कारण क्या हो सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुपोषण के कारण बताइएगा क्या क्या हो सकता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन यूपीएससी प्री में पूछा गया था 2021 या 20 में, 20 की बात है। यही एग्जैक्टली क्वेश्चन आपका जो है यूपीएससी में पूछा गया है। तो यूपीएससी में चीजें आसान आती हैं, लेकिन बस आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। लिख लिया तो बता दीजिएगा कि लिख लिया, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
ठीक है, अब आगे देखिए। अब बात आती है यहां पर, ध्यान रखिएगा कि कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण क्या होते हैं। तो आप बताइएगा कुपोषण क्यों होता है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को आपको पढ़ना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को आप लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, किसी को बताएंगे तो बहुत ऑर्थनिक हो जाएगा। पहला है इनएडिक्वेट डाइट, इनएडिक्वेट डाइट, अपर्याप्त आहार, अपर्याप्त आहार। पहला कारण है कि लोगों बच्चों को जो है वो अपर्याप्त जो है पोषक तत्वों की कमी होती है, पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता है। एक रिपोर्ट आई थी, ध्यान रखिएगा, इसको भी आप यहां पे नोट कर लीजिएगा। एक रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें यह कहा गया था कि 6 से 23 मंथ के जो बच्चे हैं, 6 से 23 महीने के, 6 से 23 महीने के जो बच्चे हैं, उनमें से 90% बच्चों को जो है वो पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। 6 से 23 महीने के जो बच्चे हैं उनमें 90% बच्चों को पर्याप्त भोजन भारत में नहीं मिल रहा है। यह एक बड़ी मुद्दा है, इसको ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया कि 5 रिपोर्ट आई है, 6 से 23 महीने के जो बच्चे हैं भारत में, 90% बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, यानी कि अपर्याप्त आहार की वजह से जो है वो उनमें क्या हो जाता है, कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको आपको ध्यान रखें। दूसरा क्या है आपकी, गरीबी इसका मेन कारण है, पॉवर्टी। गरीबी की वजह से जो है वो लोगों में क्या है, कुपोषण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा। अगर भूखमरी होगी और कुपोषण होगा, भूखमरी होगी और कुपोषण होगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, मानव संसाधन की कमी होगी। अगर कुपोषण होगा तो मानव संसाधन की, ह्यूमन कैपिटल की क्या हो जाएगी, कमी होगी। जब मानव संसाधन की कमी होगी तो आय क्या होगी, आय भी कम होगी। जब स्किल्ड पर्सन ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आय कम होगी। या उत्पादकता, आर्थिक उत्पादकता कम होगी, आर्थिक उत्पादकता क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर लोग भूख में हैं, कुपोषित हैं, तो उनका शरीर ही काम नहीं कर रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा। मानव जो कैपिटल है, पूंजी या मानव पूंजी की कमी कह सकते हैं, यहां पर मानव पूंजी की कमी होगी। और जब मानव पूंजी की कमी होगी तो आर्थिक उत्पादकता क्या होगी, कम होगी। जब आर्थिक उत्पादकता कम होगी तो क्या होगा, साथ में क्या होगा, यहां पर कौशल की कमी होगी, कौशल की कमी होगी, स्किल्ड की कमी होगी। और जब कौशल की कमी होगी तो उनमें आय की कमी होगी। और जब आय की कमी होगी तो फिर से क्या हो जाएंगे, वो खा नहीं पाएंगे, तो वो
वो क्या हो जाए, वो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, और जब गरीब हो जाएंगे तो उनको फिर भुखमरी को, तो ये चक्र चलता रहेगा। कोई गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है, ये एक स्टेटमेंट है। कोई व्यक्ति या कोई समाज या कोई देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ये गरीबी का चक्र लगातार चलता रहेगा। अगर इसमें कहीं पर इनपुट आपने, सरकार ने या जो प्राइवेट संस्थाओं ने अगर इसमें सहायता नहीं की, तो वो समाज हमेशा क्या होगा, इस गरीबी के चक्र में उलझा रहेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो गरीबी जो है एक समस्या है। तीसरी समस्या है अज्ञानता। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब कितना खाना चाहिए। यह भारत में बहुत बड़ी समस्या है। खाने को लेकर के भारत में बहुत ही क्या है, अज्ञानता है। जब भी बाहर निकलेंगे कुछ खाना होगा तो मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, डोसा, मतलब अजीब चीजें खाएंगे जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं है। जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते नहीं हैं वही खाते हैं। होटल में जाके खाएंगे, होटल में क्या होता है, जो खाना बनता है उसमें क्या है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अपर्याप्त जो है वो पोषक नहीं होते हैं उसमें। तो अज्ञानता बहुत बड़ी समस्या है। और अज्ञानता के साथ साथ जो ईगो है, या कह सकते हैं अपना स्टेटस सिंबल, अपने आप को प्रदर्शित करना कि हमारे पास पैसा है, या हम इसको ये पेप्सी, कोका कोला, इसको पी करके हम सामने वाले को दिखाएंगे कि हम बहुत ही जो है वो नए जमाने के लोग हैं, हम बहुत ही ज्यादा एडवांस लोग हैं। अगर आप मैकडोनल्ड में जाकर के पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो आप तो वो उसको लोग इसलिए खाते हैं कि उनको लगता है कि वहां जाके खाएंगे तो हमको समाज जो है वो कहेगा कि बहुत एडवांस व्यक्ति हैं। एडवांस व्यक्ति नहीं है, वो अज्ञान है, वो अज्ञानी है, उनके पास ज्ञान नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है। तो अज्ञानता एक समस्या यहां पर हो जाती है। दूसरा हो जाता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन इनएडिक्वेटी। खाद्य वितरण में जो होती है वो कमी होती है। खाद्य वितरण में अपर्याप्तता, सभी लोगों को भोजन की समान रूप से वितरण नहीं हो पाता है। सभी लोगों में समान रूप से वितरण नहीं हो पाता है। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है भारत में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो पीडीएस है, ये सही से काम नहीं करता है। जैसे मिड डे मील है, बहुत अच्छी पहल है, इससे बहुत लोगों को लाभ मिला भी है, ऐसा नहीं है, ये सफल भी है, ये सफल भी है, लेकिन इसके कुछ क्या है, कमियां भी हैं। वो कमियां जो हैं वो लोगों को क्या कर रही हैं, उस अपर्याप्तता दे रही हैं उसको। मिड डे मील हो गया, पोषण अभियान, पोषण अभियान चल रहा है, ये भी सफल है, लेकिन इसकी भी क्या है, कुछ कमियां हैं। पोषण अभियान, इसकी भी कुछ कमियां हैं। समन्वित बाल विकास स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यह भी सफल है, लेकिन इसमें कुछ काम है। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंस गर्ल्स, इसको सबला कहा गया है। सबला, ये नाम याद रखिएगा, सबला। तो मिड डे मील हो गया, पोषण अभियान हो गया, आईसीडीएस हो गया, सबला हो गया, ये सब क्या है, सही काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, पर्याप्तता इसमें सही से सभी लोगों को पर्याप्त रूप में ये पोषण स्तर की उपलब्धता नहीं करा पा रहे हैं। तो मिड डे मील, पोषण अभियान, आईसीडीएस, सबला। अब देखिए एनसीईआरटी क्लास 6 में चीजें लिखी हुई हैं, जरा सोचिए। और हम लोग इसको कहां कहां पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं है। हमको लगता है कि कहीं आसमानी चीजें हैं। ये सब क्लास 6 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और यही यूपीएससी पूछता है, यही सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुपोषण से बचाव एवं समाधान, तो पहला आपका क्या है, संतुलित आहार। कुपोषण से बचने का एक ही तरीका है सबसे बड़ा, कि सभी लोगों को क्या होना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए। यानी कि
जो हम खा रहे हैं उसमें बैलेंस डाइट होना चाहिए। जो भूख लगे तो आपको मैगी, पिज्जा, बर्गर ये नहीं खाना है। आपको वो खाना जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें विटामिन हो, जिसमें मिनरल हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें कुछ मात्रा में क्या हो, फैट हो, है ना, जिसमें सभी चीजें हो, वही आपको खानी है। वरना वो धीरे धीरे क्या हो गया, बॉडी में जमता रहता है, ज्यादा हो गया तो मोटापा और तमाम तरह की समस्याएं, हार्ट की समस्या, लंग्स की उसकी लीवर की समस्या, पैंक्रियाज की समस्या हो जाएगी, और कम हुआ तो खून की कमी, थायराइड, तमाम तरह की समस्या हो जाएंगी। तो संतुलित आहार हमको लेना चाहिए। दूसरा है पीडीएस। सरकार को पब्लिक जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर करना होगा। पीडीएस जो है वो सही करना चाहिए। खाद्य जो सरकारी योजनाएं हैं उनका सही से उपयोग करना चाहिए, जैसे आईसीडीएस, जननी सुरक्षा योजना, सबला, मिड डे मील, इनकी सभी तक पहुंच होनी चाहिए। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यक्रम, मिड डे मील, सबला, जननी सुरक्षा योजना, ये चीजें आपकी जो है सरकारी योजना, ये पीडीएस के तहत आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा आपका क्या है, खाद्य सुरक्षा। 2013 में कांग्रेस सरकार जिसको लेके आई थी, फूड सिक्योरिटी, सभी को पर्याप्त एवं अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाए। देश में से ये पीडीएस के सिस्टम में आप देखिए, सभी सरकार जो है सभी लोगों को मुफ्त इलाज दे रही है। इसको आपको ध्यान रखना है। आकाश गुप्ता जी, बार बार आप इतना इरिटेट क्यों कर रहे हैं? 30 बार लिख चुके हैं आप, सर नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए। समझने में दिमाग लगाइए ना, चीजों को समझिए। और ये आपके पास हमेशा रहेगा, पीडीएफ रहेगा, हमारी आवाज आपके पास रहेगी, आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। आप आराम से बैठ करके नोट्स बनाइएगा अपने हिसाब से। ये तैयारी आप यूपीएससी की कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस चीज को आप समझिए कि आप कोई क्लास 6 की एनसीईआरटी नहीं, क्लास 6 में नहीं है आप, क्लास 7th में, क्लास 10th में आप नहीं है, आप ग्रेजुएट हैं। अब नोट्स आपको बनाने का, साइंस के नोट्स कैसे बनाने हैं, ये क्लास में जो हम बता रहे हैं इसको आप ऐसे नोट करते जाइए। ज्यादा दिमाग लगाइए समझने में। अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे कि आपके पास नोट्स हो तो किताबों में, एनसीईआरटी में तो लिखा ही है, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं लिखा है, इस तरीके से नहीं लिखा है ना। 30 बार पहले आपने लिखा था नोट्स कैसे बनाए, फिर आपने 30 बार लिख दिया नोट्स कैसे बनाए। नोट एक बार लिख दिया, हम दिख रहा है हमको कि आप जो कह रहे हैं, और बता भी दिया था मैंने, आपने फिर आप लिख रहे नोट्स कैसे बनाए। सभी को पर्याप्त एवं अनिवार्य रूप से क्या हो जाएगा, भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए। ये एक खास सुरक्षा कार्ड बन सकता है। और शिक्षा और जागरूकता होनी चाहिए। सभी लोगों को उचित शिक्षा और जागरूक बनना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चों को बताइए कि क्या खाना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, क्या खाना अच्छा नहीं है। लोगों को पोषण और स्वास्थ्य शैली के बारे में जानकारी देनी चाहिए। लोगों को बारे में 12th तक बेटा नहीं होती है क्लास, जो आपकी ये चलती है
जो चलता है आपका कंपटीशन, उसमें 10 से 6 से 10 तक का होता है। अरे आकाश भाई, मेरे भाई, अभी क्लास शुरू हुई है, अभी आप दूसरी क्लास है, पहले सिलेब टॉपिक तो खत्म होने दो, है ना। तब उसके बाद एक एक टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करा देंगे। एक बार लिखिए आकाश गुप्ता जी, वरना मैं आपको यहां से फिर कह दूंगा कि आपको हटा देंगे, है ना। आप लोग दो दो तीन तीन बार क्यों लिख रहे हैं एक एक चीज को। ट्वेल्थ का क्यों नहीं होता है, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। मोहम्मद साहिल जी कह रहे हैं ट्वेल्थ का क्यों नहीं होता है, मतलब आप लड़ाई कर रहे हो हमसे। सिलेबस जब डिजाइन किया जाता है तो हर जगह आप पढ़ेंगे, बोला जाता है क्लास 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। 11-12 का जो हो जाता है वो नीट और जेई आईआईटी का हो जाता है। उसको 2 साल का क्लास 11 और 12 को पढ़ने के लिए आपको पूरा दो किताबें आपकी बायोलॉजी की होती हैं, एक 11 की एक 12 की, 2 फिजिक्स की होती हैं 11 में, 2 केमिस्ट्री फिजिक्स की होती हैं 12 में, 2 केमिस्ट्री की होती हैं 11 में, 2 केमिस्ट्री की होती हैं 12 में, 2 2 4, 2 6 2 8, 2 10 किताबें होती हैं 12th 11 और 12th में। उसको पढ़ने के लिए पूरा साल भर लगता है और वहां से कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आते हैं। कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली आपके 10 क्लास 10 तक ही आते हैं। कहीं पर भी आप जाएंगे, किसी से आप पूछ लेंगे, आपको यही बताएगा। ठीक है, तो हम एक बार फिर क्लियर कर दे रहे हैं, उसमें बाद में कोई डाउट मत रखिएगा। एनसीईआरटी को हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी एंड अदर स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी को हम लोग नीट या जेई के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं। उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो अलग होता है। यहां पर हमको साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते हैं। अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो मानकी विषय के होते हैं, आर्ट के होते हैं, और जो होते भी हैं साइंस के तो उनका उससे बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता है। इसीलिए जो सिलेबस बनाया गया है उसमें 6 से लेकर के 10th के एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को रखा गया है कि आप समझ लेंगे तो बाकी टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आपको समझने में आसानी होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो क्लास 12th की फिजिक्स है, क्लास 12th की केमिस्ट्री है, वो आपके कोई भी टॉपिक आपका रिलेवेंट नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसको पढ़ने और पढ़ाने का यहां पर कोई मतलब नहीं है। और भी हमारे कोर्सेज चलते हैं, नीट का चलता है, जेई का चलता है, वहां पे चल रहे हैं, आप वहां जाके पढ़ ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, वहां पे आप पढ़िए 3 साल 12th और 11th को, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत शॉर्ट क्रम में जो होता है उसको हम लोग बेसिक समझाने का काम करते हैं। अब जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री आपको 12 तक पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी है आपको 12 तक पढ़नी पड़ेगी, आपकी जो इकोनॉमी है वो आपको 12 तक पढ़नी पड़ेगी, इंडियन पॉलिटी है वो आपकी 12 तक पढ़नी पड़ेगी। साइंस में जो है वो कहा जाता है कि 10th तक एनसीईआरटी से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद जो है वो अलग चीजें हो जाती है, वो फिर टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर को जोड़ करके पूछता है ना। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बेसिक टॉपिक होते हैं वो 10 तक कवर कर लिए जाते हैं, उसके बाद उसका एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है। तो हम जो पढ़ाएंगे आपको वो क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी के सारे टॉपिक को पढ़ाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। ये आपको नहीं लगेगा कि आप जो है वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते सारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यूपीएससी या अदर स्टेट की अप्रोच क्या है, यहां से क्वेश्चन निकाल करके वहां पर कैसे पूछे जाते हैं।
और अगर आप एक क्लास मेरी करने के बाद अगर आप जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आपको इस टॉपिक से जो चीजें पूछी गई है वो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि हमने यहां पर इस चीज को ऐसे लिंक करके हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप पढ़ने पे ध्यान दें, चीजों को समझने पे ध्यान दें। जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप पूछो। ये होती है तैयारी का तरीका। बाकी आप हम पे छोड़ दो, हम जो करा रहे हैं आप लोगों के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ही करा रहे हैं। हम लोग वही आपको देंगे। डॉक्टर के पास अगर आप आए हैं तो डॉक्टर आपका इलाज वही करेगा जिससे आप सही हो जाए, है ना। खराब है गुर्दा, हम पूरा शरीर आपका नहीं चीर देंगे। जो अंग खराब है उसी का इलाज किया जाएगा। मेरी बात समझिए। तो एक टीचर को या एक डॉक्टर को यह पता होता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किसकी क्या डिमांड है। मरीज को क्या पता कि उसको क्या चाहिए? वो तो कहेगा नहीं हमको जो है सब दवाई दे दो, हमारा सर भी दर्द हो रहा है, पैर भी दर्द हो रहा है, गला भी दर्द हो रहा है, तो गला दबा दो, मेरा सर दबा दो, पैर दबा दो, गला दबा दो, तो मर जाएगा इंसान, है ना। तो समझो इस चीजों को, जो आपको दिया जा रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर मामला गड़बड़ है। तो जो चीज हम पढ़ा रहे हैं इसको आप समझते जाइए, अपनी भाषा में इसको आप नोट करते जाइए पॉइंट वाइज। यहां पे कोई डाउट हो तो उसको आप पढ़ते जाइए, इस पे आप फोकस कीजिए। बाकी हम पे छोड़ दीजिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमको एनसीईआरटी को पढ़ना है। हमारा उद्देश्य ये है कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस आते हैं सिविल सर्विस में वो हमसे हो जाएं, उसका हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ हम लोग इस क्लास को लेकर चल रहे हैं। इसमें आपका एनसीईआरटी पूरा हो जाएगा, आपको पूरा एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीजों को लिंक करना आप समझ जाओगे कि कैसे चीजों को लिंक करना है। तो ये हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो लोगों को पोषण और जीवन शैली की जानकारी देने के लिए होना चाहिए। और पांचवी चीज जो होती है उसको हम कर सकते हैं खाद्य उत्पादन में सुधार। खाद्य उत्पादन में हम क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं? ये करने के लिए हमारे यहां भारत में एक संस्था है जिसका आप लोगों ने नाम सुनते होंगे। कोई भी खाने का चीज लेके आते हो तो उस पर आपको लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? FSSAI। FSSAI लिखा रहता है। इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा? खाद्य उत्पादन में सुधार करने के लिए FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये क्या करती है? फूड फोर्टिफिकेशन करती है। फूड फोर्टिफिकेशन करने का काम करती है, फोर्टिफाइड करती है, फूड का फोर्टिफाइड करती है। यानी कि खाने को उसकी पोषक स्तर में सुधार करती है। जो हमारे खाद्य फसलें होती हैं उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि करना। जैसे हमारे पास चावल है, धान है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम विटामिन ए डाल देते हैं। तो जब चावल में विटामिन ए डाल दिया तो वो बन गया गोल्डन राइस। क्या बन गया? वो गोल्डन चावल बन गया। और गोल्डन चावल क्या है आपका? ये फोर्टिफाइड चावल हो गया। तो चावल में विटामिन डाल देते हैं, लोहा डाल देते हैं, आयोडीन डाल देते हैं। इससे हम लोग क्या कर देते हैं? नमक में आयोडीन डाल दिया हम लोगों ने। नमक के साथ हम क्या मिला देते हैं? आयोडीन मिला देते हैं। ये फोर्टिफाइड नमक हो गया। चावल में विटामिन ए मिला देते हैं तो क्या हो गया आपका? ये गोल्डन चावल हो गया। तो जब हम खाद्य में पोषक स्तर को बढ़ाने के लिए राम शिवहरे ने कहा है, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास के बाद प्रिंटेड नोट्स सेंड करें दीजिए प्लीज।
तो प्रिंटेड नोट्स के लिए जो है वो मैं आपको कल आपको मैं एक टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप उस पर चले जाइएगा तो वहां पर मैं आपको सारा का सारा जो है वो प्रिंट नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक टेलीग्राम लिंक मैं आपको कल दे दूंगा, वहां पर आपको सारा का सारा जो है वो प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है, मैं आपको दे दूंगा प्रिंटेड नोट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज जो यहाँ पे पढ़ाई जा रही है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। फोर्टिफिकेशन हो जाता है। चावल में अगर हम विटामिन ए मिला देते हैं तो गोल्डन राइस बन जाता है। नमक में हम क्या मिला देते हैं, आयोडीन मिला देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमने क्या किए हैं, फोर्टिफाइड फसलों का विकास किया है। इसमें हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ, खाद्य फसलों में पोषक तत्वों की वृद्धि कर दी जाती है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फोर्टिफाइड कह देते हैं, फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। तो ये टर्म आपसे पूछ सकता है कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका हंगर और कुपोषण के बारे में। जो अब देखिए इतनी चीजें क्लास 6 के एनसीईआरटी में लिखी हैं। एक क्लास 6 का जो बच्चा होता है कितने साल का होता है? फर्स्ट क्लास में जो बच्चा जाता है वो 6 साल का होता है, दूसरे क्लास में जाएगा तो वो 7 साल का होगा, तीसरे क्लास में जाएगा तो 8 साल का होगा, चौथे में जाएगा तो वो 9 साल का होगा, पांचवें में जाएगा तो वो 10 साल का होगा, छठे में जाएगा तो 11 साल का होगा। 11 साल के बच्चा इन चीजों को क्या वो समझ पाएगा? लेकिन क्लास 6 के एनसीईआरटी में जो दी गई है, आप खुद सोचिए। 11 साल का बच्चा आईसीडीएस, जननी सुरक्षा योजना, सबला, मिड डे मील, आंगनबाड़ी कार्यक्रम, फूड फोर्टिफिकेशन, फसाई, क्या ये वो समझ सकता है? तो आप सोचिए वो 6 क्लास का बच्चे को ये सब पढ़ाया जा रहा है। जो आप सोचिए आज के जमाने में 6 क्लास के बच्चा अगर इन चीजों को सही से पढ़ा दिया जाए उसको, तो उसको आईएएस बनने के चांसेस उसके ज्यादा होंगे कि हम लोगों के ज्यादा होंगे। हम लोगों के जमाने में क्लास 6 से हम लोगों ने एबीसीडी पढ़ा था, सोच लीजिएगा। आज का बच्चा क्लास 6 में जो है ये चीजें पढ़ रहा है, कितना अंतर आ गया है। तो पढ़ने के तरीके में अंतर आ गया है, पढ़ाने के तरीके में अंतर आ गया है। अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मामला ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें एक चीज लास्ट में जो टॉपिक है भोजन से जुड़ा हुआ है, वो है क्लास 9th का खाद्य संसाधनों में सुधार। चूंकि ये टॉपिक भोजन से ही जुड़ा हुआ है
तो हम लोग उसको कर लेते हैं। अभी तो जो हमने पढ़ा था वो क्लास 6 का था। क्लास 9th का एक टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। भोजन संसाधन में सुधार। जो खाद्य रिसोर्सेज हैं उनमें सुधार कैसे किया जाए। तो आपको पता है कि भारत की जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, 140 करोड़ के आसपास हो गई है। हमारे पास भूमि सीमित है, लेकिन भूमि में भी वृद्धि की जा रही है, जंगलों को काट करके, चीजों को काट करके जो है वो वर्टिकल फार्मिंग करके और चीजों का विकास किया जा रहा है। फिर भी हमको क्या करना है, खाद्य संसाधनों में सुधार करना है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जब किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो क्या होता है, खाद्य की जो मांग होती है वो क्या हो जाती है, खाद्य संसाधनों की मांग, खाद्य संसाधनों के मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि होगी, नहीं होगी। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, खाद्य संसाधनों के मांग में वृद्धि हो रही है। लगातार जो है वो क्या हो रही है, भारत में फसल की, अनाज की जो उत्पादकता है, अनाज की उत्पादकता जो है वो क्या हो रही है, उत्पादकता में वृद्धि हुई है। लगातार उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। आज 2024 के अनुसार भारत में 30 ट्रिलियन अनाज हुआ है और भारत की जो खपत है वो मात्र 15 ट्रिलियन की है। इसके बाद भी क्या है, भारत में खाद्य संसाधनों की आवश्यकता है। खाद्य संसाधनों की क्या है, हमको लगातार आवश्यकता पड़ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए खाद्य संसाधनों में वृद्धि के प्रमुख क्षेत्र क्या होंगे, किन क्षेत्रों में हमको क्या करना है, खाद्य भोजन संसाधन में सुधार के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन क्षेत्रों में सुधार करने की हमको जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा, फसल उत्पादन सुधार करना है। पहला है फसल उत्पादन में सुधार, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन सुधार करना है। दूसरा पशुधन प्रबंधन करना है, पशुधन प्रबंधन करना है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। जो हस्बेंड्री मैनेजमेंट होता है और मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, ये 3 लेवल पे हमको क्या करना है, सुधार करना है अगर हमको भोजन संसाधन सुधार करना है। तो अगर पूछा जाए भोजन संसाधन में सुधार करने के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये आपको क्षेत्र बताने हैं। एनसीईआरटी से संबंधित यहां पे पीटी का एक क्वेश्चन बन सकता है, प्री का यहां पर क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कल इसको हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं और इस चीज को हम लोग कल फिनिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड डे।